नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। राग बिहारी में आपका स्वागत है। आज राग बिहारी में आप अलग फॉर्मेट में देख रहे होंगे क्योंकि अक्सर हम सौरभ के साथ राग बिहारी करते हैं, लेकिन राग बिहारी में बिहार के बारे में बात करते हैं, वहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं और वहाँ क्या चर्चाएं चल रही होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज राग बिहारी में हमारे साथ एक मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। वो हैं अजय कुमार सिंह, एमएलसी हैं और इनकी खास बात यह है कि ये काफ़ी क्वालिफाइड भी हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि सदन में डेवलपमेंट को लेकर के जोरदार सवाल करते हैं। दरअसल सहरसा में क्या हुआ, डेवलपमेंट क्यों रोका हुआ है, अभी तक तरक्की और प्रगति क्यों नहीं हुई है, इसके बारे में ये खासा मुखर देखे जाते हैं। आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बहुत तरह की चर्चा करेंगे कि आखिरकार आरजेडी में चल क्या रहा है, उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार क्यों हुई है, बिहार की पॉलिटिक्स किस ओर जाती हुई दिख रही है और आरजेडी का भविष्य क्या है। तो अजय सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ हैं TV9 कार्यक्रम में राग बिहारी में, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कि तेजस्वी जी यात्रा पर निकले हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी जी काफ़ी परेशान हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आधार वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आया, उपचुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि बेलागंज लालू जी भी जाते हैं, उपचुनाव में वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, अन्य जगहों पर यादव मुसलमान का वोट नहीं मिलता है। तो क्या आपकी पार्टी इसको लेकर के चिंतित है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी उपचुनाव से आप मुख्य चुनाव की तकदीर को तय नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि उपचुनाव में हमारी हार हुई, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। और जिस तरह की राजनीतिक साजिश आज के दौर में चल रही है, आप एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटरों को गोलबंद कर रहे हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां सामने होती है तो वो चुनौतियां बड़ी हो जाती है और उन चुनौतियों से मुकाबला हमारी पार्टी कर रही है और हमारी पार्टी के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं। दूसरी बात, आपने यात्रा की तो यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम है। इसमें हम बिहार सरकार की तरह कि महिला से संवाद करने जा रहे हैं और 2 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि नीतीश जी की प्रस्तावित यात्रा पर इतने रुपए खर्च होने थे। तो हम लोग इस राज्य के राजस्व की भी क्षति करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सीधे वे में सीधे तौर पर कार्यकर्ता से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी संवाद कर रहे हैं कि पार्टी में और कौन कौन से गुणात्मक परिवर्तन हो ताकि हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और 2025 के चुनाव में हम जो ये फिरका परस्ती ताकते हैं, जो बिहार को 20 वर्ष से ठग रहे हैं, बिहार के पास समस्याओं की कमी है। नहीं, चलिए, वो बात सही बात है, लेकिन साफ ये दिखाई पड़ता है कि आप लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ सॉफ्ट रहते हैं। ये बात तो दिखाई पड़ता है। आप बीजेपी को टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करते हैं। क्या अब भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आपकी तरफ आएंगे और आप इस तरीके से सरकार बना लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी सहानुभूति है, हमारे दल की भी सहानुभूति है और हमारे नेता की भी सहानुभूति है। वो सहानुभूति वाले स्टेज में चले गए हैं। तो अब जब सहानुभूति वाले स्टेज में है तो उन पे टारगेट क्या करना, उन पे अटैक क्या करना। लेकिन हमारे नेता तो मुखर रूप से आदरणीय तेजस्वी जी ने हमेशा कहा है कि ये 20 वर्ष का जो शासन है ये बिहार को 50 वर्ष पीछे लेके जा रहा है। आज बेरोजगारों की हालत क्या है? बिहार में एक भी परीक्षा ठीक से नहीं हो रही है। रोजगार के मामले पर यह सरकार चुप है, इंडस्ट्री लगाने के मामले में यह सरकार चुप है। आप रोजगार की बात करते हैं, ठीक है, 17 महीने में आप ये नैरेटिव छीन लिया, जैसा जेडीयू कहती है कि सीएम नहीं चाहते तो रोजगार कहां से दे देते आप ये बात करते हैं 17 महीने में कि तेजस्वी यादव ने ही रोजगार दिया। पर आप ये बताइए कि क्या पेपर लीक हो रहा है बीपीएससी को लेकर के आप कहना चाह रहे हैं, या तमाम उन एग्जाम्स के बारे में भी आप कहना चाह रहे हैं? कल एक न्यूज़ आया था कि सिपाही चयनित पेपर लीक हो गया था जिसमें पूर्व डीजीपी का नाम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या
आप लोग कहते तो हैं ये सरकार बेलगाम है, कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वो कौन से लोग हैं जिनका नाम आप खुल करके लेते नहीं है? क्या आप लोग को डर लगता है या विपक्ष की सही भूमिका आप भी निभा नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने जो कहा कि 17 महीने की सरकार में जो नौकरी मिली है उसमें विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जदयू वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमारा ये कहना है, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कह रहे थे और मुख्यमंत्री के लोग कह रहे थे पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? तो ये सोच जब उनकी ये थी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने नौकरी का रोड मैप तैयार करके दिया और सरकार में प्रेशर बनाया। हम सरकार के भागीदार थे, 50-50 के भागीदार थे। हमने प्रेशर बनाया, हमारे नेता ने प्रेशर बनाया, हमारे दल ने प्रेशर बनाया, उसके बाद ये नौकरी देने पे तैयार हुए और आपने देखा भी कि नौकरियां मिली भी। तो आप कल तक कह रहे थे कि हम नौकरी कहां से देंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने आपको बताया कि पैसे कहां से आएंगे, हमने आपको रोड मैप तैयार करके दिया, हमने आपको पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया, तो श्रेय तो हम ही लेंगे ना। और श्रेय क्या लेना है, ये बिहार की जनता श्रेय दे रही है। युवाओं से पूछ के देखिए कि तेजस्वी मतलब तेजस्वी रोजगार के पर्याय बन चुके हैं बिहार में। अब इस बात को कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कोई कुछ भी कह ले, अब युवा इसको नकार नहीं सकते। दूसरी बात आपने कही कि किस तरह के कॉकस में फंसे हैं, तो मैं आपको नहीं, आपको सहानुभूति क्यों है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री ने आपको 20 साल सत्ता में आने नहीं दिया और तब भी आप सहानुभूति रख रहे हैं। ये राजनीतिक सहानुभूति है या सही में दिल से सहानुभूति है? नहीं, ये राजनीतिक सहानुभूति नहीं है। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, उनके क्रियाकलाप के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि अब वो डिसीजन मेकिंग रहे नहीं, वो सिर्फ एक मूर्ति की तरह काम कर रहे हैं। उनका कुछ चलता नहीं है। वो सदन में घोषणा करते हैं कि ये स्कूल की टाइमिंग ये होगी और उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं वो उसको मानते नहीं हैं। तो मैं उनको सहानुभूति ही दे सकता हूं, क्योंकि हम लोग उतने छीछा लेदर वाले लोग नहीं हैं। अटैकिंग में हम लोग सीमाओं को लांघते नहीं हैं, तो हम लोग सहानुभूति ही दे सकते हैं। आखिर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके प्रति अच्छे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि पूरा बिहार आज अफसरशाही के चंगुल में फंसा है। ये अफसर लोग तय करते हैं कि सरकार क्या करेगी, बाकी लोग तो कुछ नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। सहरसा में मेडिकल कॉलेज की बनाने की घोषणा 1 साल पहले हुई। मैंने सदन में आवाज उठाई तो हमारे माननीय मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने इसकी औपबंधिक स्वीकृति दी है, मतलब सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। अरे भाई, जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई तो सैद्धांतिक स्वीकृति क्या होती है? मैंने सदन में कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और पिछड़े क्षेत्र से भी जाता हूं, आप बता दें कि सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब क्या होता है। वंस कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी तो स्वीकृति दे दी। तो ये अफसर लोग जो जवाब बना के देते हैं, इस कैबिनेट के, बिहार के प्रेजेंट कैबिनेट के मंत्री भी उसी जवाब को हुबहू लकीर का फकीर मान करके उसको सदन में बोलते हैं। तो मैं तो सहानुभूति ही रखता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक चुनी हुई सरकार को कार्यपालिका और विधायिका में फर्क करनी चाहिए। अगर वो कार्यपालिका और विधायिका में फर्क नहीं कर सकती है तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने अफसरों पर लगाम लगानी चाहिए। हाल में ही मदन साहनी जी ने कहा कि मेरे पास फाइलें नहीं आती हैं, मैं यूं ही बैठा रहता हूं, तो इसीलिए मैंने क्षेत्र में जाना मुनासिब समझा, पटना मैंने छोड़ दिया। तो उनके मंत्री भी चीख चीख के कह रहे हैं, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? आप ब्यूरोक्रेसी की हालत देख लो। ऐसा एक्ट पर ये बताइए, जो बार बार आपके तरफ से कहा जाता है, प्रशांत किशोर भी कहते हैं रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, किसकी ओर इशारा करते हैं? एडवाइजर के तौर पर तो दीपक कुमार का नाम है, और कौन लोग रिटायर्ड हैं जो सरकार? अरे आप तो जानते हैं, आप हमसे क्यों खुलवाना चाहते हैं? नहीं, पर आप बोलते क्यों नहीं है? मैं चाहूंगा, मैं पीसीआर को बोलूंगा एक फोटो दिखाइए जिसके अंदर खाने आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में एक चीज बहुत साफ दिख रहा है कि आप देखिए, बीच में अडानी बैठे हैं, उनके दाहिने तरफ विजेंद्र यादव बैठे हैं और फिर उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, बाएं तरफ दीपक कुमार बैठे हैं, फिर डेवलपमेंट कमिश्नर बैठे हैं। ये फोटो क्या कहता है? ये फोटो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फोटो है। मैं आप ही से सवाल करता हूं कि संविधान के जो 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, उसमें एक है
तो अब कार्यपालिका और विधायिका का स्थान क्या होना चाहिए, ये आप स्वयं तय करें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये हमको मतलब तय करना भी चाहिए, देश की, बिहार की जनता को भी तय करना चाहिए। अब कौन कहाँ बैठेंगे, इसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में हम अब किसी बिजनेसमैन को लाके बिठा रहे हैं, तो हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कॉन्क्लेव में, कि किस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का करना चाह रहे हैं, बिहार को कैसे तरक्की के पथ पर ले जाना चाह रहे हैं। सारी बात को मैं मानता हूं, लेकिन जो सेट प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे कौन कहाँ बैठेंगे, चुने हुए लोग का अपर हैंड होता है कहीं बैठने में। हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री बिहार के बैठे हुए हैं, वो बीच में बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। अब ये बैठे हुए हैं तो आप तो खुद समझ सकते हैं, इस पे मुझे बोलना भी उचित नहीं है। नहीं, एक बात आपके प्रधान प्रवक्ता भी कह रहे थे, लगातार ये सवाल उठता है कि अफसरों के हाथ में सरकार चल रही है। आप भी ये बात कहते हैं कि अफसरों के हाथ से सरकार चल रही है, पर क्या आप विपक्ष के होने के नाते वो कौन कौन से ऑफिसर हैं जिनके हाथ में पूरे तरीके से सरकार है, सत्ता है, जिसके बारे में आप खुल करके बोलते नहीं? वो कौन लोग? मैं चाहता हूं कि उनका नाम तो लीजिए, आदमी जनता को बताइए तो कि वो कौन लोग हैं जो पूरे तरीके से सरकार पर हावी हैं। कार्यपालिका विधायिका पर हावी है तो किस लिए हावी है, किन अफसरों की वजह से? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिस समय मदन साहनी जी ने कहा कि माननीय मंत्री मदन साहनी जी ने कहा कि हमारे विभाग से हमारे पास कोई संचिका नहीं आती है, तो वो कौन से ऑफिसर हैं, कौन लोग हैं जो संचिका उनके पास नहीं भेजते हैं? ये काम तो बिहार सरकार का है। मैंने सदन में भी कहा कि हमारे बिहार में समृद्धि के कुछ टापू काम कर रहे हैं। ये समृद्धि के टापू वही आईएएस ऑफिसर लोग हैं जो पूरे बिहार को चला रहे हैं। तो अब मैं नाम क्यों लूं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जनता भी जानती है। मैं नाम ले करके उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहता हूं। और नाम तो ऐसे लोगों का लिया जाता है, बापू का, जवाहर जी का, राम मनोहर लोहिया का नाम लिया जाता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया जाता है। हम ऐसे अफसरों का नाम लेके क्या करेंगे जिन्होंने सरकार को ऐसे स्टेज में छोड़ दिया है जो बिहार प्रगति के पथ पर से पटरी उतर गई है बिहार की। तो ऐसे अफसरों का नाम क्यों लूं? अब तो ये बिहार की जनता को तय करना है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक और चर्चा बहुत जोर पर है कि एक आईएएस हैं मिहिर कुमार सिंह, उन्होंने अपने पिता की 36 किताबें पुस्तकालय की सूची में शामिल करवा दी। मिहिर कुमार सिंह ने अपने पिता की 36 किताबें पुस्तकालय की सूची में शामिल करा दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि राज्य के पंचायतों के पुस्तकालयों के लिए बनी थी मतलब हर पंचायत में एक पुस्तकालय होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पिता ने इनके 36 किताबें लिखी होंगी और उसको उन्होंने जो है पुस्तकालय में संचित करा दिया। सवाल ये उठता है कि इनसे ज़्यादा केवल रामधारी सिंह दिनकर का है, उसके बाद इनके पिता है। तो एक आईएएस ऑफिसर इस तरह का फैसला ले रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में इसकी बड़ी चर्चा है? यही तो मैं खुद आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आखिर बिहार सरकार क्या सोच रही है। मैंने उनके पिता का नाम नहीं सुना, लेकिन मैं उनके पिता का नाम उस तरह से अगर नहीं सुना है, बड़े लेखकों में वो शुमार नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बड़े लेखक नहीं है। बेशक वो बड़े लेखक हो सकते हैं, लेकिन पर वहां तो बहुत सारे फणीश्वर नाथ रेणु, कई सारे लोग हुए हैं जिनके नाम की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद उनके पिता। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि इस बात की जांच करें, तस्दीक करें इस बात की कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक अपर मुख्य सचिव जो वहां बैठा हुआ है और वो अपने पिता के लिखे हुए किताबों को शामिल करता है, तो ये निश्चय ही रूप से जांच का मामला बनता है और इस पर सरकार को आगे आनी चाहिए और सरकार को खुल करके इस पर बोलना भी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चय ही रूप से यह निंदनीय भी है और अशोभनीय भी है किसी भी राज्य के लिए।
पर एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, मुझे लगता है जब रिटायर्ड अधिकारी की बात होती है तो एडवाइजर के रूप में दीपक कुमार हैं, बड़े बहुत ताकतवर हैं, पर आप लोग खुल करके नाम नहीं लेते। क्या आप लोगों को डर लगता है क्या? बड़ा सीधा सा बात। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी आपके प्रधान प्रवक्ता का इंटरव्यू किया। मैं देखता हूं तेजस्वी जी ने भी आज बोला है कि सरकार को हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक किसने किया उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते? ये एक चिंता का सबब है कि क्या बिहार का विपक्ष भी अधिकारियों से डरा हुआ है? क्या ये वजह है? ये सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार उत्तरदायित्व अपना नहीं निभा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हम जनता ने हमको वोट देकर भेजा है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और जनता ने चुनकर आने वाले लोगों को सरकार में बैठने का अगर मैंडेट दिया है तो जनता के उत्तरदायित्व पर, जनता के ख्वाबों पर, जनता के आशाओं पर अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो ये सरकार का फेलियर है। अब सरकार के फेलियर में कौन कौन से लोग भागीदार हैं ये तो सरकार को आगे आकर के बताना चाहिए कि हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। अब मैं आपको कहूं कि मैं विपक्ष में रहते हुए किसी का नाम बिना प्रूफ के ले लूं, लेकिन बिहार की सभी जनता को पता है कि कौन लोग चला रहे हैं। ये खुद आकर के बिहार सरकार के लोग बोलें कि नहीं नहीं ये लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मदन साहनी जी ने जो कहा वो कई और मंत्रियों की प्रिया है। वो लोग मंत्री मदन साहनी जी, आदरणीय मदन साहनी जी को ऐसी ताकत भगवान ने दी कि उन्होंने खुल करके कहा, और लोग क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट का नाम लेके उनको महिमा मंडित हम क्यों करें? हम तो सरकार नहीं, मदन साहनी तो पहले भी चंचल कुमार के खिलाफ खुल करके उन्होंने बयान दिया था, वो सुर्खियों में रहे थे। आखिरकार अब सवाल उठता है कि वो कौन अफसर हैं। चलिए आप नहीं बताइएगा, पर हम आपसे एक और सवाल करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले बड़ी तेज चर्चा थी कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि अमित शाह के उस बयान को उस तरीके से आप लोगों ने लिया कि भाई अमित शाह ने क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कल बीजेपी ने फैसला कर लिया, एक पार्टी की मीटिंग बुलाई, बड़े नेता दिल्ली आए और फैसला कर लिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या आप अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार को देख रहे हैं अगर एनडीए जीतती है तो? या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसा खेल हो सकता है, नेतृत्व इनका रहेगा, वोट लेने के लिए सरकार किसी और की बन सकती है? आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति इस देश में हुई, कहां से कहां वो पहुंच गए। तो अब बिहार में एनडीए की सरकार का बनना तो हाइपोथेटिकल होगा, बस कल्पना होगी। ये बिहार में अब इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। और ये उनका, वो किसको रखते हैं, एनडीए का कुनवा किसको मुख्यमंत्री बनाता है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, तो ये वो जाने। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो हम लोग तो पहले से भी, बिहार की जनता हमको चाह रही है कि हम लोग सरकार में आए। युवा चाह रहे हैं, बेरोजगार लोग चाह रहे हैं, शिक्षक समुदाय चाह रहा है, सरकारी वर्ग चाह रहा है, तमाम लोग चाह रहे हैं, किसान चाह रहा है। तो हमारी सरकार का आना और तय होगा और ज़्यादा मेजोरिटी से हम जीतेंगे अगर नीतीश कुमार जी उधर के नेता होते हैं तो। नहीं, पर आप लोग तो ये कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल कर रही है, 4-5 ऐसे लोगों को प्लांट की हुई है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिरकार आप लोग को ऐसा लगता है कि जेडीयू को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है? क्योंकि आपके प्रवक्ता ही बोलते हैं, आपके नेता ही बोलते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ अटैकिंग मुद्रा में आप होते नहीं है, बीजेपी पे अटैक करते हैं। आपको भी लगता है कि नीतीश के जो वोटर्स हैं वो हमारी तरफ आ सकते हैं, इसलिए हमें नीतीश पर अटैक नहीं करना चाहिए, और आपने सहानुभूति तो प्रकट कर ही दी है। तो आखिरकार ये है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो हमेशा से खेल हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि इन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए बड़ा सिग्नेचर कैंपेन इन्होंने चलाया था, लाखों करोड़ों लोगों ने उस पर साइन किया था, और नीतीश जी को बहला करके बिहार के विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने नहीं दिया। विशेष पैकेज की उन्होंने बात की,
तो क्या आपको नहीं लगता है कि विशेष पैकेज जो था वो रीपैकेजिंग था? पहले से जो घोषणा जिन पैकेजों की हो चुकी थी उनको फिर से रीबॉटलिंग भी कह सकते हैं, उनको करके और इनको दिखा दिया कि हाँ भाई मैंने आपको ये दिया। नीतीश जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी हमारे साथ धोखा कर रही है और हमको बहला रही है, लेकिन पता नहीं किस मुगालते में वो जी रहे हैं। लेकिन जो भी जी रहे हैं बिहार के हक के लिए बहुत अच्छा नहीं है और बिहार की आवाम इससे ठगा महसूस कर रही है और इसका खामियाजा इनको, नीतीश जी को और एनडीए को भुगतना पड़ेगा। नहीं, पर कैसे भुगतेगा? आप लोकसभा चुनाव जीतते नहीं है, 30-10 का रेशियो रहता है। दूसरा, आप देख लीजिए कि उपचुनाव होता है, आप 4 सीट हार जाते हैं, आपका आधार वोट बैंक खिसक रहा है। तो सवाल उठता है कि विकल्प के तौर पर आपको जनता देख नहीं रही है। अभी जो हाल फिलहाल चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, इनके परिणाम तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि उत्साहवर्धक हैं जिसके दम पर आप कह सकें कि आपकी सरकार विधानसभा चुनाव में आ सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि उपचुनाव से मुख्य चुनाव का आप तुलना नहीं कर सकते। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है। हम किससे लड़ रहे हैं? जो बहुत ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, पैसे के दम पर वो इधर से उधर, उधर से उधर करते हैं, वोटरों को झूठे बहाने, नफरत बांट करके। अब हिंदू मुस्लिम करा देना है, मुसलमान का वोट मुसलमान को अलग करके। वो हिंदू मुस्लिम, आपको भी तो मुस्लिम वोट का डर है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से आपको धमका रही है, कांग्रेस मुसलमान वोट खींच ले रही है। और दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ने दबाव बना करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें हासिल किया, उसी तरीके से आप पे कांग्रेस बिहार में भी दबाव बना रही है। कांग्रेस कह रही है 70 से कम सीटें लेंगे नहीं, और अगर आप कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई, तो अब तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स कर रही है, खड़गे जी को आगे करके, अगर दलित और मुसलमानों को साध लिया तो आपके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपका तो आधार वोट बैंक ऐसे ही खिसक रहा है और मुसलमान भी खिसक गया तो बड़ी दिक्कत होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात भी नहीं हुई है और प्राइमरी लेवल की भी कोई बात नहीं हुई है। तो पता नहीं आपको कहां से ये सूचना मिल गई कि सीट शेयरिंग के लिए, बड़ा सीट शेयरिंग की कांग्रेस बात कर रही है। आप बात करें ना करें, लेकिन दो बात पे तो कन्फ्रंटेशन था ना। अब राहुल की जगह आप ममता जी को चाहते हैं, लालू प्रसाद जी ने बोला, और उनके नेताओं ने कहा 70 से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा था। ये दो बातें तो है ना पब्लिक डोमेन में। एक लालू जी बोले हैं, एक कांग्रेस के नेता अखिलेश कुमार सिंह भी बोले और शाहनवाज आलम भी बोले। तो ये मैं कोई अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूं। इसमें आप बताइए कि आपको लग रहा है कि आप 70 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो कांग्रेस अलग मैदान में उतर सकती है? आदरणीय लालू जी ने इंडिया गठबंधन में ममता जी के अनुभव की बात कही थी कि उनको साथ लेके चलने से हम लोग का गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा। नेतृत्व देने की बात उन्होंने नहीं कही है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ बोलते हैं तो उनको ऑफिशियली मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की बातों से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस पर राहुल जी का या खड़गे जी का या प्रियंका जी का, उन लोगों का कोई बयान नहीं आया है अभी सीट शेयरिंग को लेकर के। और हमारे नेता ने भी स्पष्ट कहा है, ये जो जन संवाद यात्रा कर रहे थे, उस कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, उसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि कांग्रेस से तो अभी हमारी कोई वार्ता नहीं चल रही है, कोई वार्ता हुई भी नहीं है, प्राथमिक लेवल की भी वार्ता नहीं हुई है। तो फिर से सीट शेयरिंग की बात ये विपक्ष के द्वारा ये झूठा एक माहौल और अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, ये माहौल कैसे? आपको पप्पू यादव पसंद नहीं है, कन्हैया कुमार पसंद नहीं है, पप्पू चुनाव जीत लिए, आपके विरोध के बावजूद तेजस्वी यादव 3-3 दिन वहां कैंपेन करते रहे और पप्पू यादव चुनाव जीत लिए। ठीक है, आपने सिंबल नहीं दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उनको इस तरीके से तवज्जो दी कि झारखंड में कैंपेन करते हुए देखे गए, ओथ सेरेमनी में मौजूद रहे, अंबेडकर जी के मसले पर पप्पू यादव काफी एग्रेसिव रहे राहुल गांधी के लिए। तो ये सब आपको चुभ रहा है। एक ने प्रियंका गांधी को पकड़ लिया है, कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को पकड़ लिया, और अब आपको चिंता हो रही है। और ये दोनों विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, तो आपको लग रहा है कि आपके तेजस्वी जी के रास्ते में एक तो प्रशांत किशोर
और दूसरी तरफ कांग्रेस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को खड़े कर रही है, जिससे आप विचलित हैं, परेशान हैं। इसलिए आप बदले में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेता होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का, और जब पत्रकार पूछता है तो लालू जी कहते हैं कांग्रेस के कहने से क्या होगा, ममता बनर्जी बंद करके रहेंगी। तो सवाल यह है कि बातचीत भले ही ना हो रहा हो, लेकिन आंखें तो एक दूसरे को आप दिखाई रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक किसी से नफरत की बात है, हम लोग क्यों नफरत करेंगे? वो भी एमपी हैं, सियासी राजनीति वो भी करते हैं, और सियासत में नफरत का तो कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक पप्पू यादव जी या कन्हैया कुमार जी का सवाल है, हम लोगों ने कोई ऑफिशियल लेवल पर तो इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं है। जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव में वो सीट कांग्रेस ने मांगा नहीं था। जैसा कि मुझे पता है, मैं दल का उतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मुझे सारी जानकारी रहती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कांग्रेस के लिस्ट में वो सीट था नहीं। बगल का कटिहार सीट कांग्रेस ने मांगा था। और हमको लगता है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो कई सीट छोड़े जाते हैं, कई सीट लिए जाते हैं। तो ये बड़े लेवल के राजनेताओं का या हमारे दल की बात थी, और हम उसको व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के हेट्रेट से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। और कन्हैया कुमार जी अच्छे वक्ता हैं, सारी बातें हैं, तो कन्हैया कुमार जी से भी फिर हेट्रेट क्यों होगा? पर बिहार में आने क्यों नहीं देते हैं कन्हैया जी को? बिहार में तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ स्टेज शेयर क्यों नहीं करते हैं? ये चर्चा में है। आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं उनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है? आप ये बताएं कि कांग्रेस के तरफ से स्टेज शेयरिंग का कोई प्रपोजल था क्या, जिसको कि हमारे नेताओं ने माना नहीं? अगर कोई इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ तो ऑफिशियली होता नहीं है ना। आप पप्पू यादव ने तो खुल करके कहा कि वो एक दिन पहले कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए, पार्टी का विलय कराया क्योंकि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि आपको लड़ाएंगे, और आपने पहले ही टिकट घोषित कर दिया। तो पप्पू यादव से तो आपको नफरत है ना, दिक्कत है ना, ये तो साफ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट तो मांगा ही नहीं था, ये तो ऑफिशियल इसका एविडेंस भी है। और दूसरी बात है कि मैंने आपको कहा ना कि जब गठबंधन बनता है तो सीटें कुछ इधर भी होती है, कुछ इधर भी, कुछ हमारे दल की जो अच्छी सीटें हैं वो भी, उसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हो सकता है कांग्रेस ने पूर्णिया सेक्रीफाइस किया हो, कांग्रेस को लगा हो कि कटिहार हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोसी और सीमांचल में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए बड़े नेता तय करते हैं, हम लोग तो उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं, पर आप एक बात कह रहे हैं बड़े नेता तय करते हैं, तो फिर ये है ना कि आपके पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी है या नहीं है, इस पर सवाल उठेगा। दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर उपचुनाव के परिणाम को आप देखिए तो बेलागंज में लालू जी प्रचार करने जाते हैं, ओसामा जाते हैं, फिर भी आपकी पार्टी की हार हो जाती है। ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण को इग्नोर किया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जातीय समीकरण आपका टूट रहा है। दूसरा, प्रशांत किशोर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेलागंज में तो साफ दिखाई पड़ा। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये बड़ी चिंता का सबब है? जो आप प्राउडली कहते थे 32% तो मेरे पास है ही, इसमें एड ऑन करना है, पर 32% ही खिसकने लगा है। यादव अब अपने नेताओं को वोट करने लगा है, चाहे किसी पार्टी से यादव उम्मीदवार हो। मधुबनी में अशोक यादव को वोट कर देता है, आप देख लीजिए नित्यानंद राय को वोट कर देता है, इसलिए आलोक मेहता हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टी के भीतर ये चिंता का सबब है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको नहीं मानता हूं। मधेपुरा आप हार जाते हैं, सुपौल हार जाते हैं, मधुबनी हार जाते हैं, दरभंगा हार जाते हैं, अररिया हार जाते हैं, पूर्णिया हार जाते हैं, और तब भी आप नहीं मानते? हम लोग हार की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे संगठन कुछ कमजोर हुए, हम ये कहते हैं कि हमारी सांगठनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष था, इसीलिए हम हारे हैं। हमारा वोट बैंक खिसका नहीं है, हम अपने वोटरों को बूथ तक नहीं ले जा सके हैं, ये हमारी कमी रही है। तो हम आदरणीय तेजस्वी जी का जो यात्रा है, जो कार्यकर्ता संवाद है, इन्हीं सब सवालों को लेकर के तो है। हमारे पास हमारे वोट बैंक की कमी नहीं है।
वोटर स्वस्फूर्त हमारे साथ हैं, लेकिन उन वोटरों को बूथ तक ले जाना है, उन वोटरों को मोटिवेट करके वहां तक पहुंचाना है। उसमें कुछ सांगठनिक त्रुटियां रही हैं, जिसके चलते उन्हीं त्रुटियों को हम दूर कर रहे हैं। तो आप ये सीधे तौर पर हम चुनाव हार गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे वोट बैंक में कोई दरार हुआ है। और बेलागंज की आप बार बार बात कर रहे हैं कि ओसामा गए और ये गए, सब कुछ गया। कभी कभी कोई कोई ऐसा फैक्टर होता है जो अचानक उस फैक्टर पे सारी राजनीति और राजनीतिक धारा भी चुप बैठ जाती है। तो आप बेलागंज को उसी रूप में ले सकते हैं कि अचानक एक ऐसा मुहिम चला कि हमारे जो वोटर थे वो वोटर कुछ कट गए, उधर उधर चले गए। लेकिन ये मुख्य चुनाव में ऐसा होना नहीं है। और जब उपचुनाव होता है ना, तो ये जो बड़े मतलब जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। आप प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे हैं और वो दावा भी करते हैं, वो पेड स्टाफ रखते हैं, उनके फॉलोवर जो हैं वो उसको वो सैलरी देते हैं। जो इलेक्शन मैनेजमेंट वो करते थे, वो चुनावी मैनेजमेंट इस बिहार में वो कर रहे हैं। लेकिन ये तात्कालिक भले उनको लगता है कि मैंने फलाने पार्टी को हरवा दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बिहार की जनता है, समाजवादियों की धरती रही है, समाजवाद यहाँ के कण कण में बसा हुआ है। यहाँ लोग पैसे पर बिकने वाले नहीं हैं। ये उपचुनाव में हमको जरूर कुछ नुकसान पहुँचाए हैं निश्चित रूप से, लेकिन मुख्य चुनाव में ये सब फैक्टर कहीं नहीं रहेगा। मुख्य चुनाव का राजनीतिक मुद्दा होगा रोजगार, मुख्य चुनाव का राजनीतिक मुद्दा होगा कृषि बेस्ड इंडस्ट्री, मुख्य चुनाव का होगा विकास। और मुख्य चुनाव के ये सब जब फैक्टर आएंगे तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के कुनबे और ऐसे लोग, जन स्वराज जैसे सब लोग फिनिश हो जाएंगे। पर विकास के मुद्दे पर जनता आपको क्यों चुनेगी? आपके ऊपर तो अभी भी जंगल राज बिहार को देने का तमगा हटा नहीं है। जंगल राज आपके ऊपर इस तरीके से चस्पा किया जाता है कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं। तरह तरह की कहानियां चर्चित होने लगती हैं, कैसे हत्याएं होती थी, कैसे बलात्कार होता था, कैसे अपहरण होता था। कई तरह की मूवीज बनी हैं और आपको याद है किस तरीके से बिहार का नाम बदनाम हुआ है, मैसिव पलायन हुआ है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने भी तो कहा तेजस्वी यादव को लेकर के, आप पिछला चुनाव कैसे बोलते हैं जंगल राज के युवराज। तो आप बताइए कि जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी? नैरेटिव सेट करने वाले लोग कौन हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। चाहे वो प्रेस के लोग हों, कौन लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग, कौन लोग उसमें बैठे हुए हैं। दूसरी बात, ये हम पर ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो पिछले 20 वर्ष से सत्ता में हैं, लेकिन बिहार का क्या हाल करके रखा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन आप इस चीज से मुकर नहीं सकते हैं कि हमारी सरकार ने समाज में हाशिए पर बैठे हुए लोगों के मुंह में बोली देने का काम किया, आवाज देने का काम किया। जिन लोगों को थाने में लोग बैठने नहीं देते थे, सार्वजनिक जगहों पर वो बैठ नहीं पाते थे, ऑफिस में वो जा नहीं पाते थे, और वो हाथ जोड़े कहीं दूर में खड़े रहते थे कि बीडीओ साहब हमें देख लेंगे, दरोगा जी हमें देख लेंगे, वो नहीं देखते थे। समाज के जो दबंग लोग थे उनको सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते थे। वैसे लोगों को हमारे आदरणीय लालू जी की सरकार ने आवाज़ देने का काम किया। और अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि लालू जी आदरणीय स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी, आदरणीय भूपेंद्र बाबू जैसे समाजवादियों की लिस्ट में उनके साथ खड़े प्रतीत होंगे। बिहार में एक ऐसी हवा चली कि अति पिछड़ा समुदाय भी बोलने लगा, दलित भी बोलने लगा। पहले उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। तो हम तो उस समाज के वाहक हैं। तो लेकिन नैरेटिव सेट करने वाले लोग उस पक्ष के लोग हैं जिन्होंने इस आवाज को दबा दी कि नहीं, आपकी पार्टी पे यह आरोप लगता है ना। चलिए हम आपकी मैं दूसरी बात एक सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ठीक है, हम कितने साल सत्ता में रहे? 15 साल रहे। आप 20 साल से हैं, आपने क्या क्या किया? मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट की समग्र गाथा नहीं होती है। ये डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट होता है। डेवलपमेंट का कंपोनेंट ये है कि आज भी अमृतसर की ट्रेन में
जगह नहीं मिलती है। टॉयलेट में सहरसा, कोसी, सीमांचल के लोग भर भर के दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं। 20 साल आप सत्ता में रहे, आप रोजगार क्यों नहीं दिलवा पाए? रोजगार की गारंटी क्यों नहीं दिलवा पाए? आप विकास विकास कहते हैं, कौन सा विकास? आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? कितनी इंडस्ट्रियां आपने लगाई बिहार राज्य में? क्यों ठग रहे हैं लोगों को? आपने बिहार को पंगु बना के रखा हुआ है। बिहार में ना इंडस्ट्री लगी, ना रोजगार की गारंटी हुई। दूसरे प्रदेशों में किसानों को उनके अनाज पर एमएसपी के साथ साथ बोनस भी मिलता है, आप कहां दे पा रहे हैं? कृषि प्रधान राज्य है आपका, आप उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं। ब्लैक से उर्वरक मिल रहा है, डीएपी ब्लैक से मिल रहा है, 266 रुपए का यूरिया 500 रुपए में मिल रहा है। पूरा जहां तहां लोग जाम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आप उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर आप किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? चलिए चलिए ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि आप जिस नाम पे वोट मांगते हैं उसकी आड़ में तो आपका परिवारवाद ही दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव नेता बन गए, बड़े बड़े नेता साइडलाइन हो गए, और कहा यहां तक जा रहा है कि परिवार में ही लड़ाई है। तेजस्वी नेता होंगे वो मीसा भारती को पसंद नहीं है। मीसा भारती लोकसभा में अभय कुशवाहा नेता बनाए गए संसदीय दल के, लेकिन मीसा ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ती हैं। तो आपके पार्टी में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दिखता है परिवार का, कि आप ये देखिए महुआ से विधायक कोई और हैं और अचानक से तेज प्रताप जी जाते हैं और कह देते हैं महुआ से मैं चुनाव लड़ूंगा। बेचारे राकेश रोशन जिन उनका नाम है वो रोने लगते हैं। तो ये जो परिवारवाद आपकी पार्टी पर हावी है, आप तरह तरह की बात तो उठाते हैं लेकिन सिर्फ एक परिवार के लिए, किसी और के लिए नहीं। और अगर आप परिवार से बाहर निकलते भी हैं तो बड़ा अच्छा प्रशांत किशोर कहते हैं, क्या यादव में कोई और कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? 9वीं पास 9वीं फेल व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद क्यों इतने बेताब हैं? वो एक अच्छे पिता जरूर हैं लेकिन अपने जाति के भी हिमायती नहीं हैं। और ये बात घूम घूम करके प्रशांत किशोर कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी वजह है कि आपका आधार वोट बैंक यादव भी खिसकने लगा है? इसी वजह से वो अब अपनी जाति के नेताओं को चुन करके वोट करने लगा है, भले ही वो जाति का नेता किसी भी दल से खड़ा हो रहा हो। पंकज जी, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि बिहार में जो लोग, जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने किया है, अगर उनके बच्चे काबिल हैं तो निश्चय ही वो राजनीति में आएंगे। अगर उनके बच्चे काबिल नहीं हैं तो राजनीति में नहीं आ पाएंगे। ये जो चिल पौं करने वाले लोग हैं, जो परिवारवाद करते हैं, उनके बच्चे क्या काबिल हैं? अगर काबिल हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में आते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश के गृह मंत्री के पुत्र के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट की समझ रखते हैं? कितने शीर्ष पद पर हैं? तो ये आपको बिहार का परिवारवाद दिखता है और दूसरे जगह का परिवारवाद दिखता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं से लगा कि तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता हैं उनमें टैलेंट नहीं है, उनके पीछे युवा उनके पीछे नहीं है, बिहार की जनता उनके पीछे नहीं है, ऐसा आपको महसूस हुआ क्या? नहीं, पर पार्टी में कई डिवोटेड लोग साइडलाइंड फील करते हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी एक कोटरी है जो आम आदमी से तेजस्वी यादव को मिलने नहीं देता है। उसमें नाम माफ करिएगा, संजय यादव का आता है, मनोज झा का आता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का आता है जिनकी वजह से डेडिकेटेड वर्कर जो पार्टी के लिए समर्पित हैं वो साइडलाइंड महसूस करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे काबिल नेता साइडलाइंड महसूस करते हैं। इस समस्या से आपकी पार्टी ग्रसित है। मैं आपको ये बता सकता हूं, कई अच्छे नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में ये साइडलाइन करने की परंपरा रहती जो अन्य पार्टियों में है, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, तो ये कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद को आप किस रूप में लेते हैं? क्या वहां कार्यकर्ताओं से आदरणीय तेजस्वी यादव की भेंट नहीं हुई है? वो कार्यकर्ताओं से मिले नहीं हैं? कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में नहीं मिले हैं क्या? संगठन के लोगों से नहीं मिले हैं क्या? आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, इनका 2 चरण पूरा हो चुका है। अखबार की क्लिपिंग्स देख लो, न्यूज का ये क्लिपिंग्स देख लो। चलिए, तो पार्टी के अगले अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष? ये तो
डेमोक्रेटिक रूप से तय होगा। अभी तो अभी है, अभी अगले अध्यक्ष की नहीं, बात वो कहाँ हो रही बीच है? में आ नहीं रहे थे, नाराज थे, कहा जा रहा था नहीं, कि तबीयत वो खराब थी उनकी। ये मैं वही कहना चाह रहा हूं कि विपक्षियों को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक जगह पे जाने नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को हाईजैक करके रखते हैं और चिंता करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष की। तो ये जो इस तरह की नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, ये मतलब पता नहीं, हम लोग उतना मीडिया फ्रेंडली नहीं है। मीडिया में हम लोगों को भी उतनी तवज्जो नहीं मिलती है जितनी उन लोगों को मिलती है। उनके पास विज्ञापन है। आप पूरे एक साल के, एक फाइनेंशियल ईयर का बिहार का विज्ञापन पे खर्चा देखेंगे सरकारी, जो हमारे टैक्स के पैसे से है, तो आप आश्चर्य करेंगे। मैं कहता हूं कि आप आरटीआई से मांग लो और आप देखेंगे कि इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तो जब पैसे मिलेंगे मीडिया हाउसेस को तो उनके ही गुण गाएंगे। मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूं, ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो नैरेटिव सेट करने में भी उनको मदद मिल जाती है। हम तो चिल्लाते रहते हैं, हम जोर जोर से चीख चीख कर कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम थे कि नहीं, आप ये बता दो। अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थे तो ये तेजस्वी यादव जी पर जो आरोप लगता है, ये कोठरी से घिरे रहते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, लोगों नेताओं से नहीं मिलते हैं, फिर हमारी इतनी बड़ी जीत क्यों होती? लोकसभा में हमारे सीट बढ़े हैं कि नहीं? तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं, ये तो तमाम इस तरह के आरोपों को खारिज करते हैं। और मैं आपको कह दूं कि बिहार के जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव जी को नौकरी का पर्याय मान चुके हैं। कितना भी नैरेटिव कोई भी सेट कर ले, वो सब चलने वाला क्या नहीं है। लालू जी के परिवार में आपसी मतभेद है? मीसा, नहीं, तेज इस तरह प्रताप का- एक अलग ग्रुप है, तेजस्वी नहीं, यादव का एक अलग ग्रुप है, क्या ये सच बात नहीं, है नहीं, क्या? एकदम सच बात नहीं है। सब लोग, तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी हमारी नेता हैं, और सब लोग मिल बैठ के ये तय करते हैं। तो इसमें किसी भी निर्णय पर अगर कोई ऑफिशियली चैलेंज होता हुआ अगर आप दिखाएं तो मैं आपको मानूं। ये कहानियों पर मैं नहीं जाने वाला, हाइपोथेटिकल नैरेटिव सेट करने वालों पर मैं नहीं जाता हूं कि वो ये कह रहे हैं इसीलिए आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसको नहीं मानता हूं, इसको सिरे से खारिज करता हूं। चलिए, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। अगर नीतीश कुमार फिर से आपकी तरफ आते हैं तो आप उनका वेलकम करेंगे? क्योंकि लालू जी ने एक बार कहा था कि राजनीति में कभी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। दूसरी बार नीतीश कुमार के जाने के बाद भी, तो आपको लगता है कि अगर फिर से नीतीश जी आते हैं, महाराष्ट्र वाली सिचुएशन होती है, तो आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, ये इस पर बोलना मेरा उचित नहीं होगा। मैंने आदरणीय लालू जी ने अगर कहा है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो निश्चय रूप से वो अनुभव के बड़े पिटारे हैं। उन्होंने अनुभव के आधार पर ही कहा होगा, और परिस्थितियां ऐसी जब बनेगी तो देखा जाएगा। अब इसमें मैं आपको पहले से कैसे कहूं कि ये वो आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और हमारी पार्टी जो है वो हमेशा बिहार के हित में निर्णय करती है। अगर बिहार के हित के में होगा तो सब कुछ होगा, तो जो परिस्थितियां कहेंगी उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, तो ये अजय कुमार सिंह, आरजेडी के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव, जिन्होंने हर बात को बड़े साफ तरीके से समझाया और बताया कि आखिरकार बिहार का पॉलिटिक्स क्या है। नीतीश कुमार का वेलकम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी विजयी होगी तो क्यों विजय होगी, और तेजस्वी युवाओं के दिलों पे किस तरीके से राज करते हैं और उसकी बड़ी वजह क्या है। तो तमाम बातों का जवाब इन्होंने बड़े ही साफगोई से दिया। तो अजय कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम राग बिहारी में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।